गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट फर्स्ट के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपका जो पेपर सेकंड है उसकी बात करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने उसको शुरू किया था, नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास। पिछले चैप्टर में जब हमने इस विषय पर बात शुरू की थी तो हम 1857 की जो पहली आज़ादी की जंग थी उसकी बात कर रहे थे। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको इससे थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। पिछली बार जहाँ हमने अपनी बात छोड़ी थी वो ये था कि 1857 का जो आज़ादी का पहला संग्राम था, ठीक है, उसमें विजेता ब्रिटिशर रहे। कई कारण थे उसके जो हम हारे, लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी सामने आए। आप याद रखें, सोशल साइंस में या सामाजिक विज्ञान की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसमें सारे ही परिणाम नेगेटिव हों या सारे ही पॉजिटिव हों, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक मिक्सचर है, एक समूह होता है। कुछ चीज़ें आपके प्रतिपक्षी के फेवर में जाती हैं तो कुछ आपके फेवर में भी आती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रीय जो आंदोलन का विकास हुआ वो किस तरह से हुआ, किस धारा के रूप में हुआ। यानी टॉपिक हमारा आज का जो है, कॉजेज ऑफ राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण क्या थे। पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। भारत का ये 1857 का आज़ादी का पहला संग्राम, हम ये बात पहले कर चुके हैं कि अलग अलग विद्वानों ने, विचारकों ने इसको अलग अलग रूप में देखा है। कुछ लोग कहते हैं ये एक सैनिक विद्रोह था, म्यूटिनी कह सकते हैं इसको आप, जो बैरकपुर की छावनी मेरठ से शुरू हुआ था और कुचल दिया गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा था। ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग इसमें मारे गए हैं और उसमें सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। सिविलियंस, जिसको आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उन्हें फांसियां दी गईं, मारा गया, जेल में ठूसा गया। तो आपके मस्तिष्क में सवाल ये आना चाहिए कि यदि ये सैनिक विद्रोह था तो इसमें किसान, मजदूर, आम जनता बीच में कहाँ से आ गई। इससे एक अर्थ स्पष्ट सामने आता है कि ये केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि उससे अधिक कुछ था। ठीक है, असफल गया, इसमें कोई दो राय नहीं, कारण कई थे, लेकिन भारत ने इससे एक चीज़ सीखी और वो ये थी, आप यदि घटनाओं को तटस्थ भाव से, न्यूट्रल वे में एनालाइज करें तो पाएं कि यदि ये टाइमिंग सही बैठी होती, विद्रोह में जो अति उत्साह में कुछ गलतियां विद्रोह करने वालों से हो गई, यदि वो नहीं हुई होती तो शायद भारत 90 बरस पहले आज़ाद हो गया होता। बहरहाल, अतीत पर आ जाएं तो पहली बात तो ये कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत को ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है और भारत को अपना उपनिवेश घोषित कर देती है कि अब भारत सीधे हमारे अधीन में रहेगा, कंपनी की हुकूमत खत्म होती है और अब हम भारत को एक न्यायोचित शासन देंगे। ये बातें हम कर चुके थे, एक जस्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन देने की बात उन्होंने कही और एक लाइन इसमें और जुड़ी कि हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय इसमें हमें अपना सहयोग देंगे। ये लाइन देखिए, बोलने में, सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन यदि आप इसको गहन विश्लेषित करें, कंटेंट एनालिसिस करें, तो आप समझ पाएंगे कि इसकी पृष्ठभूमि में बड़ा खतरनाक मतलब छिपा हुआ था। मैं आपके सामने ऐसे हालात पैदा कर दूं कि आपके सामने सिवा विद्रोह के कोई चारा ही ना बचे, और फिर जब आप विद्रोह करें तो मैं ये कहूं कि भाई अभी आप तैयार नहीं हैं, देखिए आप सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। गड़बड़ियां कुछ इस रूप में पेश की गई और 57 के बाद ब्रिटिशर्स का रवैया भारत के प्रति जो उदार होना चाहिए था, जैसा कि वादा किया गया था, हुआ इसका ठीक उल्टा। बिल्कुल शत्रु भाव से भारतीय और ब्रिटिशर अब एक दूसरे के आमने सामने थे। अपने जातीय, अपने धार्मिक, अपने सांस्कृतिक टकराव को भारतीय भूल गए और अब उन्होंने ये मार्क कर लिया कि हमारा जो कॉमन दुश्मन है, शत्रु है, वो ब्रिटिशर है।
और ऐसा ही रवैया उनका भारतीयों के प्रति था। क्या नौकरियों में, क्या रोजगार में, क्या दैनिक जीवन में ब्रिटिशर्स का जो रुख था अब भारतीयों के प्रति बेहद सख्त था। आगे चलें, भारत की अतीत की स्मृतियां। देखिए, होता क्या है कि जब आप कोई जंग हारते हैं, आपने अभी देखा होगा कि चुनाव कई राज्यों में हुए, उनके परिणाम सामने आए, कुछ जीते कुछ हारे, लेकिन आपने नोट किया होगा कि जो पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं वो एक बात कहते हैं कि हाँ, हम इसका विश्लेषण करेंगे, इसका मंथन करेंगे। मंथन हार के कारणों का होता है, और ये केवल इलेक्शन में नहीं होता, हमेशा होता है। आप खुद को भी ध्यान रखें, कभी किसी जगह पर यदि आप हारते हैं तो हारने के बाद आप एनालाइज करते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर गलती रही जिनको ठीक किया जाए। तो भारतीयों के साथ अब जो एक ताकतवर चीज उभर कर सामने आई थी वो थी अतीत की स्मृतियां, कि हमने अपने अतीत की अच्छाइयों को झाड़ पोंछ कर बाहर निकाला और उन पर कंसंट्रेट किया कि ऐसा क्या कारण था कि लंबे समय तक हम कभी गुलाम नहीं रहे, कि एक निजी कंपनी ने हम पर हुकूमत शुरू की और अब ब्रिटिशर्स आ गए और हुकूमत किए जा रहे हैं और हम बिटते जा रहे हैं। अतीत के हमने उन पृष्ठों को खोला जहां हमारे गौरवशाली अतीत छिपे हुए थे और उनके आधार पर हमने अपने आप को पुनर्गठित करना प्रारंभ किया। अगला बिंदु महत्वपूर्ण है, राजनीतिक एकता की स्थापना। कि भारत पर ब्रिटिश शासन का जब आधिपत्य स्थापित हुआ, यानी 1858 की बात मैं कर रहा हूँ, उससे पहली बात नहीं कर रहा, वो एक प्राइवेट कंपनी थी। 1858 में अब पूरा भारत ब्रिटेन की संसद के अधीन था। भारत को ब्रिटेन ने अपना एक उपनिवेश घोषित कर दिया। अब आपके नियम कायदे कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाना शुरू कर चुकी थी। इससे भारत में एक राजनीतिक एकता आई। आप ध्यान रखें, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, वो भारत का आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह रहा। उसके बाद से भारत बिखर गया। आप देखिए, उत्तर में, दक्षिण में, मध्य में, पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग प्रांतों ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। सबके रीति रिवाज, नियम कायदे कानून अलग अलग थे और भारत एक बिखरी हुई इकाई के रूप में बनकर रह गया। अंग्रेजों ने अभी बाई चॉइस हुआ, बाई चांस हुआ, इस पर हम नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक सूत्र में बांधने का फर्क ये पड़ा कि भारत के लोग एक हुए, क्योंकि शासक एक था। मुगलों के बाद भारत में एक केंद्रीकृत सत्ता ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश की और इसका लाभ भारतीयों को अप्रत्यक्ष रूप से मिला। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, उस पर उन्होंने लिखा है कि ये सामान्य अधीनता की एकता थी, क्योंकि पूरा देश गुलाम था और गुलामों की मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक हालात करीब करीब एक से होते हैं। तो अब उनका जो सोच का नजरिया था वो भी लगभग एक सा हो गया था। अगला बिंदु है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। देखिए, ये महत्वपूर्ण है। ये बात मैं कई बार कहता हूँ, आपसे भी शेयर करता हूँ। आप अपने सुधार शुरू उस बिंदु पर करते हैं जब आप ये मान लेते हैं कि आप में कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, और आप उसको साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट करें। अतीत में जो था वो सब अच्छा नहीं था, वर्तमान में जो है वो सारा अच्छा नहीं है, उसको ठीक करना होता है। और वो ठीक तब होगा जब आप इस बात को माने कि हाँ, वो गलत था। मसलन ये जो भारत का धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण था, हम शुरुआत करें राजा राम मोहन राय। सोचिए, सती प्रथा को जिस व्यक्ति ने ललकारा हो, या विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, इसके खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा है देश के भीतर, इसने देश की जनता की मानसिकता को आंतरिक रूप से स्वच्छ किया है। इस बात को माना है कि भारत एक ताकत है, लेकिन इसकी जो कमजोरियां हैं इसे हम स्वयं दूर करेंगे, कोई बाहर वाला व्यक्ति इसको ठीक नहीं करेगा। और अगला बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है भारत का आर्थिक शोषण। आप ध्यान रखें, कंपनी से जो शिकायत थी भारत को 57 से पहले, वो आर्थिक शोषण की तो थी। और ब्रिटिश शासन जब 1858 से स्थापित हुआ है, उसने अपनी उन पॉलिसीज को बदस्तूर जारी रखा है। सारे उद्योग जो भारत के थे वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हैं।
नीतियां ऐसी बन रही हैं कि भारत केवल एक कच्चे माल का स्रोत बनकर रह जाए और एक बाजार। जब कच्चा माल यहाँ से कौड़ियों के दाम खरीदा जाए, इंग्लैंड भेजा जाए और वहाँ से तैयार माल यहाँ के बाजार में खपाया जाए। आप समझ सकते हैं इसका इम्पैक्ट क्या आया, प्रभाव क्या आया। आप केवल एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बनकर रह गए, आपके लघु कुटीर उद्योग समाप्त कर दिए गए और आपके बाजार में विदेशी माल भर दिया गया। और सबसे मजे की बात, आपसे जो कच्चा माल लिया जा रहा है वो इंग्लैंड की मिलों में तैयार हो रहा है और वो जब भारत के लिए बिकने आ रहा है तो उस पर टैक्स भी काफ़ी कम है। इम्पैक्ट ये आ रहा है, इसका असर ये आ रहा है कि भाई विदेश जो मशीनों से, आप याद रखें इतिहास का ये तर्क आपने पढ़ा होगा, तथ्य आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ है। तो वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, मशीनें हैं, कारखाने हैं। अब उनमें जो काम हो रहा है वो अच्छे स्तर का है, गुणवत्ता वाला है और सस्ता भी है। तो सामान जो सस्ता मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो उसे कौन नहीं खरीदेगा। असर ये आया कि भारत में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। केवल जो कृषक थे, जो अपनी जमीन पर आश्रित थे, वो थोड़ा बहुत जी पा रहे थे। बाकी जो मजदूर थे और जो लघु और कुटीर उद्योग चलाने वाले छोटे मोटे व्यापारी थे, वो बुरी तरह से इस शोषण का शिकार होकर रह गए। एक इतिहासकार हैं डिग्वी, उनका कमेंट आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैं जब भी उसको पढ़ता हूँ, कि 10 करोड़ भारतीयों को 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता। और याद रखें, बंटवारे के वक्त भारत 33 करोड़ है, उस समय तो क्या रहा होगा। यानी भारत की 30 से 35% आबादी भूखी सो रही है। उस शासन के न्यायोचितता का आप क्या अंदाज लगाएंगे। भारत बुरी तरह हार रहा है और ये शोषण हर तरफ से हो रहा है। क्योंकि एक थ्योरी दी गई थी, वो ये थी कि भारतीय केवल कृषि कार्य के योग्य हैं, तो केवल खेती को बढ़ावा दिया जाए यहाँ पर, इसके अलावा कुछ नहीं, सब बंद कर दिया जाए। पुराने उद्योग खत्म किए जा रहे हैं, नए उद्योग लगाए नहीं जा रहे। आपको तैयार माल इंग्लैंड से लाकर यहाँ बेचा जा रहा है, इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं लग रही हैं। फर्क, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और भारत के अंदर विद्रोह के स्वर और तेज होते जा रहे हैं।